भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर उनकी बातों को आप मानें तो ऐसा लगता है जैसे कि मान चुके हैं कि इस बार उनकी सरकार बननी तय है। और जिस तरीके से लगातार ये दावे एक के बाद एक सामने रखे जा रहे हैं, प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनका मीडिया मैनेजमेंट भी बड़ा जबरदस्त है। लेकिन जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा है उसे सिर्फ एक शब्द में बयां किया जा सकता है और वो है सिर्फ फुटौल। आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। यूपी की वाराणसी सीट पर किचकिच अभी साफ भी नहीं हो पाई कि बीजेपी के लिए लखनऊ की सीट पर नया घमासान मच गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है। आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। यूपी की वाराणसी सीट पर किचकिच अभी साफ भी नहीं हो पाई कि बीजेपी के लिए लखनऊ की सीट पर नया घमासान मच गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वाराणसी सीट से मोदी तो लखनऊ की सीट से पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन दोनों ही सीटों के मौजूदा सांसद खुशी खुशी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे। जोशी तो टालमटोल कर ही रहे हैं। लखनऊ के सांसद लालजी टंडन ने भी साफ कर दिया कि अगर वो सीट छोड़ेंगे तो सिर्फ मोदी के लिए, न कि किसी दूसरे बीजेपी नेता के लिए। अगर वो यहाँ से लड़ते हैं तो मुझे खुशी होगी और मैं देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके पूरी तरह से अपनी शक्ति लगाऊंगा। उनके लिए मुझे यहाँ से लड़ाने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हाल ही में घर वापसी करने वाले कल्याण सिंह ने पार्टी में फूट की किसी भी खबर से इनकार कर दिया। पहली बात तक ये है कि नरेंद्र मोदी के नाम से पूरे देश में हवा चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी के साथ हवा के पक्ष में है। मैं ये भी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश से भी अगर नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की भाजपा को बड़ा भारी लाभ होगा। कल्याण सिंह ने मोदी की लहर की बात की तो विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि लहर इतनी ही है तो फिर सीट पर इतनी माथापच्ची क्यों? मोदी कहीं से भी खड़े हों और जीत कर दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मोदी जी की और भाजपा की हवा बह रही है, तो हवा में तो आप कहीं से जीत सकते हैं, मगर सुरक्षित सीट कौन मांग रहा है? विवाद को और ज्यादा तूल न मिले इसके लिए राजनाथ सिंह ने ये जरूर कह दिया कि उनकी दावेदारी पर आखिरी फैसला पार्टी की सीएसी मीटिंग में लिया जाएगा। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बारे में भी जो फैसला करना होगा वह सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही करेगी। राजनाथ सिंह गाजियाबाद छोड़कर लखनऊ से लड़ना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ उनके लिए सुरक्षित सीट है और इस तरह वो देश भर में चुनाव प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन लालजी टंडन के अड़ियल रवैये ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर ही पेंच फंसा दिया है। लालजी टंडन मोदी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन राजनाथ के नाम पर लाल हो जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी के भीतर अब बनारस के बाद लखनऊ के लिए भी लड़ाई तेज हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सिर्फ फुटौल की स्थिति बनती दिख रही है। लेकिन ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी दो खेमे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर नितिन गडकरी और उसके साथ साथ गोपीनाथ मुंडे का अपना अलग अलग खेमा है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप कर्नाटक की बात करें तो वहां पर भी दो अलग खेमे वहां पर भी स्पष्ट हैं। येदियुरप्पा जी की वापसी के साथ ही बीजेपी में सिर्फ फुटौल वहां पर भी है। और सबसे बड़ी बात है कि सुषमा स्वराज जी ने अपने ट्वीट के जरिए साफ तौर पर लिखा कि अगर इस देश में नरेंद्र मोदी की बयार बह रही है तो ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरक्षित सीट क्यों ढूंढ रहे हैं? और यही सवाल आज हम भी आपके सामने पेश करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उमलेश जी, राहुल देव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, कांग्रेस से एम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी से भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे, सुषमा जी की यह टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अगर मोदी जी के बयार है तो आपके तमाम बड़े नेता सुरक्षित सीट क्यों ढूंढ रहे हैं? नवजोत सिंह सिद्धू जो कि दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, भागते फिर रहे हैं। हेमा मालिनी को टिकट देने के लिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार थे, लेकिन वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती, राज्यसभा में ही रहना चाहती हैं। सुषमा स्वराज को दिल्ली से लाना चाहते थे, वो भी जरा हिचकिचा रही हैं और विदिशा को लेकर भी वहां पर असमंजस की स्थिति है। और लालकृष्ण आडवाणी को भी दिल्ली के बारे में मनाया जा रहा था, लेकिन वो गुजरात से बाहर आना नहीं चाहते। कहां है मोदी जी के बयार? आपने जितनी भी बातें कही है वो सारी निराधार, तथ्यहीन, गलत है। इसलिए अब आपकी इन बातों का क्या जवाब दिया जाए? चलिए, ये निराधार, तथ्यहीन और गलत बातें सारी आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं। चलिए मैं टंडन जी से शुरुआत कर देता हूं। कहीं नहीं कह रहे। हमारी पार्टी का कोई एक अधिकृत बयान दिखा दीजिए जो आपकी बातों के समर्थन में हो।
अगर आप खाली गपबाजी के आधार पर राजनीतिक बहस तय करना चाहते हैं जी, अगर आप अपने मन की कल्पनाओं के आधार पर इस देश की कोई राजनीतिक दिशा तय करना चाहते हैं तो आपको करने का अधिकार है। लेकिन मैं यहाँ आपकी सारी बातों को निराधार, सत्यहीन और अगर हमारे देश की राजनीति चलती तो वाकई में यादव जी हम लोग वाकई में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते। लेकिन चलिए, इसलिए नहीं मैं इसी देश की राजनीति कल्पनाओं पे नहीं चलती जी, लेकिन देश की राजनीति गॉसिप पे भी नहीं चलती है। तो सुषमा स्वराज जी के ट्वीट से इनकार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं तो भूपेंद्र जी चलिए, आपने मेरी बातों को कल्पना की उड़ान कह दिया ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुषमा जी के ट्वीट से आप इनकार कर रहे हैं? मैं बिल्कुल गॉसिप कह रहा हूं, इस प्रकार की कोई भावना नहीं है। सुषमा जी की बात का भी नहीं, आप जो कह रहे हैं उसकी आपके बातों में कोई तथ्य नहीं है, उसकी उस प्रकार की बातों का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा उर्मिलेश जी आपसे कुछ पूछना भूपेंद्र जी सत्ता में जी आने से पहले सत्ता की ये जो भाषा है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो सब गलत है, आप जो हैं या आपकी पार्टी जो कर रही है सिर्फ वही सही है। ये जो बात है वाराणसी को लेकर मुरली मनोहर जोशी जो कुछ कह रहे हैं, वहां जो गलियों में चौराहों पर जो पोस्टर लगे दिख रहे हैं वो क्या कहते हैं? एक दिन जोशी जी का पोस्टर आता है स्वागत करता हुआ, दूसरे दिन होली के आगमन की शुभकामना देता हुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर आ जाता है। ये बनारस देख लीजिए, विदिशा देख लीजिए, भोपाल देख लीजिए, गांधीनगर में जब नाम नहीं आया पहले दिन तो पहली लिस्ट में, तो उस समय आडवाणी जी ने भी कहा था और वो सबके सामने है। आप लोगों ने खंडन किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनको दुख हुआ था कि पहली लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। तो ये क्या बताता है? सुनिए उर्मिलेश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं कभी भी सत्ता की और अहंकार की भाषा नहीं बोलता हूं। तथ्यवार आप अपनी बातों को सुन लीजिए। पहला विषय आप वाराणसी के लिए बोले, कल डॉक्टर जोशी जी ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि सारा जो अंतिम निर्णय है वो केंद्रीय समिति करेगी। दूसरी जो विदिशा की बात कह रहे हैं उसमें कोई आपके तथ्य नहीं है। तीसरा जो गांधीनगर का विषय कह रहे हैं, हमारे यहाँ पे प्रदेश चुनाव समिति केंद्रीय चुनाव समिति के सामने आती है। अभी तो गुजरात की चुनाव समिति आई नहीं है, तो जब गुजरात की चुनाव समिति नहीं आई है तो पार्टी तो एक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करती है ना। अगर वो संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हो रहा है उर्मिलेश जी, और उसमें से अगर कोई बातें प्रिजम्पशन के आधार पर निकाली जा रही है लोकतंत्र की दुहाई क्या जवाब दूंगा? की तमाम बगावतों को दरकिनार कर दिया जाता है। मैं उसका क्या जवाब दूंगा? जब प्रक्रियागत पालन नहीं हो रहा है तो उसका जवाब क्या दिया जा सकता है उर्मिलेश जी? धर्मेंद्र जी मैं राहुल देव बोल रहा हूँ। एक प्रवक्ता के नाते आप जो कह रहे हैं वो उचित कह रहे हैं, आपको यही कहना चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं कि पत्रकारिता पार्टियों की विज्ञप्तियों से नहीं चलती है। ये जो चर्चाएं आ रही हैं ये बीजेपी के भीतर से ही निकल के आ रही हैं। अगर लालजी टंडन आज जो बयान दे रहे हैं और वो बड़ा द्व्यर्थी बयान है तो उसका भी कोई मतलब, हम उसका कोई मतलब निकालने की कोशिश ना करें, उसमें जो नहीं कहा गया है उसको ना ढूंढें, तो फिर हमारा होने का मतलब क्या है? आपके बयान ही छपते रहेंगे। तो ये चर्चाएं हैं, लोगों तक आ रही हैं। जी आपको दूसरी चीज, आपकी ये जो चर्चा शुरू हुई बनारस वाली, ये पार्टी के बड़े नेताओं में जो बहस हुई, आपस में चर्चा हुई, वही बाहर छन के आई। बीजेपी के लोगों ने प्रेस को बताया, अपने कुछ साथियों को, तब ये शुरू हुई है। सपना नहीं आया था किसी को, तो ये अकारण नहीं है। और राहुल जी एक और बात मैं जोड़ूंगा, भूपेंद्र जी को जवाब देने की अच्छा रहेगा। राहुल जी की बात का जवाब दे सकता हूं। हर हर मोदी, मैं बनारस के पास का हूं, मैं जानता हूं इस नारे की पैदाइश कैसे हुई। हर हर महादेव वहां कहा जाता है, चाहे सांस्कृतिक समारोह हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, कई बार वहां हर हर महादेव कहा जाता है। इस नारे को जो खोजा बीजेपी ने, तलाशा हर हर मोदी, ये उसी तर्ज पर है। और ये था कि वाराणसी से वो चुनाव लड़ेंगे, ईस्टर्न यूपी और पश्चिमी बिहार को प्रभावित करेंगे। ये पूरी स्ट्रेटेजी आरएसएस की रही है साहब। तो ये इतना धुआं जो है निकल रहा है, ये बिना आग के नहीं है। उर्मिलेश जी, अब मैं आपकी बातों का और राहुल देव जी की बातों का तथ्यवार जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि आपने प्रश्न एक राष्ट्रीय पार्टी के नाते पूछे हैं। पहली बात राहुल देव जी, बिटवीन द लाइन पढ़ना प्रेस का अधिकार है, लेकिन अगर बिटवीन द लाइन गलत तरीके से की जा रही है, उसके भिन्न अर्थ निकाले जा रहे हैं, तो एक राष्ट्रीय राजनीतिक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हमारा धर्म है कि हम आपके सामने स्पष्टता के साथ विषय को रखें, और वो मैंने रखने का प्रयास किया है। दूसरी बात, मैं उर्मिलेश जी को ये कहना चाहता हूं कि जो हर हर मोदी का जो नारा है,
जब राजस्थान में चुनाव थे तो मैंने सबसे पहले हम लोगों ने नारा कोटा में लगाया था, उदयपुर में लगाया था। ये नारा अभी से नहीं है, ये तो जब से पार्टी का कैंपेन शुरू हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो ये लोगों ने उत्साह में आके नारे बनाए हैं। इसको आप जोड़ देना, इसको रणनीति बना देना, ऐसा नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से जनता की मोदी जी के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है। भूपेंद्र जी, चलिए एक बात तो हम मानते हैं कि एज अ पार्टी स्पोक्सपर्सन जिस तरीके से आप चीजों को सामने रख रहे हैं, ये आपकी बाध्यता है। हमारे साथ इस वक्त मीम अफजल साहब भी मौजूद हैं। मेरी बाध्यता नहीं है, ये हमारी निष्ठा का विषय है। बिल्कुल, जनता के सामने सही बात हम रख रहे हैं। आपको ये करना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मीम अफजल साहब, कांग्रेस पार्टी में भी इस तरह के तमाम व्यवधान आते रहते हैं, आपके यहाँ भी बगावत के सुर कम नहीं है जी, लेकिन जो आजकल बीजेपी में हो रहा है उस पर आप लोग की विशेष टिप्पणी है, आप इसे कहेंगे आंतरिक मामला है, जब होगा तब देखेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल आंतरिक मामला नहीं कहूंगा। इसका देश की राजनीति से बड़ा गहरा ताल्लुक है। और भूपेंद्र यादव जी जो हैं बहुत ही कहना चाहिए बड़े डिसिप्लिन्ड और बहुत अच्छी गुफ्तगू करने वाले इनके प्रवक्ता हैं, बड़े तर्कों से बात करते हैं जी। मैं उनसे सिर्फ एक दो बात पूछना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि वो प्रवक्ता हैं तो या तो ये डिनाई कर दें कि मोदी जी बनारस से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और या लालजी टंडन जी को कहीं और नहीं भेजा जाएगा। लेकिन ये मीडिया स्पेकुलेशन जो है वो यकीनन मैं राहुल जी से और हमारे जो दूसरे वरिष्ठ पत्रकार हैं उन दोनों से एग्री करता हूं कि ये बातें छन छन करके आई हैं। और ये बात सही है कि वहां उर्मिलेश जी माफ कीजिएगा, उस वक्त मेरे जहन में नहीं आया था, पुराने दोस्त हैं, लेकिन जो बातें आई हैं वो छन छन करके आई हैं। इससे आगे अगर ये बात गलत है तो कोई बात नहीं, फिर इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन अगर ये बात सही है तो इससे बड़ा सवाल ये है कि ये है मामला क्या। अभी मैं किसी और टीवी पर बहस कर रहा था तो ये कहा जा रहा था कि मोदी जी की लहर है तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। एक साहब ने ये सवाल उठाया कि भाई केरला से क्यों नहीं लड़ते, साउथ से क्यों नहीं लड़ते। अब तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो ज्यादातर बड़े नेता सुरक्षित सीट तलाश करते हैं, आपकी पार्टी में भी करते हैं, उनकी पार्टी में भी। लेकिन जिस आदमी की लहर है वो केरला से भी लड़के जीत सकता है, कर्नाटक से भी जीत सकता है कोई अच्छी सीट देख करके, लेकिन वहां से क्यों नहीं लड़ रहे। अहम सवाल है यहां से क्यों लड़ना चाहते हैं जी। और उसमें बनारस, ये हमारे उर्मिलेश जी तो बनारस से हैं, इसकी डेप्थ को जानते होंगे। बेसिकली मकसद इसका यह है कि मोदी जी को ऐसी जगह से इलेक्शन लड़ाया जाए, उत्तर प्रदेश से जी, जहां आसानी के साथ इलेक्शन भी लड़ लें और इलेक्शन को पोलराइज भी कर दें और बाकी सीटों पर उसका असर भी डाल लें। अगर साउथ में जाएं आप, मोदी जी जीत के आ सकते हैं, जैसे वो दावे कर रहे हैं मैं मानता हूं, चलिए वो जीत कर आ सकते हैं, लेकिन वहां स्थिति पोलराइज नहीं हो सकती क्योंकि वहां का माहौल दूसरा है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, ये दोनों सूबे ऐसे हैं जहां बहुत आसानी से पोलराइज किया जा सकता है। तो ये भारतीय जनता, लेकिन इसमें एक बड़ी अहम सवाल आपकी इसी टिप्पणी को हम जरा आगे बढ़ाना चाहेंगे। मीम साहब क्षमा करें आप, मैं इसी टिप्पणी की आपकी इसी टिप्पणी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। दूसरा क्षमा चाहूंगा, आता हूं एक एक करके करते हैं। मीम साहब, राहुल देव जी, क्या आपको लगता है वाकई में ये तो तमाम सीटों का जो सिलेक्शन जिस तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें बनारस की बात, क्या वाकई में पोलराइजेशन ही सबसे बड़ा मसला है? पोलराइजेशन एक उसमें गणित का एक अंक उसमें हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी का बड़ा नेता जहां से लड़ता है या उसके लिए फैसला किया जाता है तो सोच समझ के किया जाता है, यूं ही नहीं होते फैसले ये जी। तो एक कारण होना चाहिए कि यहां से क्यों नहीं के साथ साथ यहां से क्यों का भी जवाब होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हम जानते हैं, 80 सीटों का मामला है, वहां पर सबसे ज्यादा सीटों की जरूरत और सबसे ज्यादा सीटों की अपेक्षा बीजेपी को है। तो वहां के कार्यकर्ताओं को, वहां की जनता को प्रेरित करने की, उसमें जोश भरने की जरूरत भी है। वो काम जो नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी को सिर्फ जीतना ही नहीं है, एक बड़े बहुमत से, बड़े अंतर से भी जीतना है, नहीं तो नैतिक धाक उनकी वो कद नहीं बनेगा। तो इन सारी देखते हुए, और जैसा उर्मिलेश ने पहले कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पुराना गढ़ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटों पर नरेंद्र मोदी के वहां जाने से असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा और उनकी संख्या शायद बढ़ सकती है। तो ये